हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। बच्चों, आप सभी लोग अपनी 11th और 12th की क्लासेस में इस नियम को पढ़ चुके होंगे, इसलिए आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र जिन लोगों के लिए नया है उनके लिए ज़रूर ये थोड़ा नया है, लेकिन बहुत आसान है और एक बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स का, मांग का नियम। मांग के नियम को शुरू करने से पहले हम एक चीज़, हमारे लिए जो चीज़ जाननी ज़रूरी है वो ये कि 1890 एल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले इस नियम को यूज़ किया। तो इन 1890 एल्फ्रेड मार्शल्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स developed a supply and demand curve that is still used to demonstrate the point at which the market is in equilibrium। यानी जहाँ भी मांग और पूर्ति की शक्तियाँ बराबर होती हैं वो बाजार का संतुलन कहलाता है। और इस तरह के संतुलन को व्यक्त करने के लिए मांग और पूर्ति नियम या इन शक्तियों का सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। तो मांग का नियम क्या है ये जानने के लिए इसमें जो मांग के नियम में जब हम बात करते हैं तो मांग का नियम कीमत और मांग के बीच के संबंध को बताता है और ये उसके इन्वर्स रिलेशनशिप को बताता है, यानी मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है। यह कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। उपभोक्ता अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुसार अपने व्यवहारिक जीवन में ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदता है और कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा, और उपभोक्ता की इसी मनोवैज्ञानिक उपभोग प्रवृत्ति पर मांग का नियम आधारित है। यानी ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो भी चीज़ महंगी होती है, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है उसकी हम कम मात्रा खरीदते हैं, और जिसकी कीमत कम होती है या जो सस्ती होती है उसकी हम ज़्यादा मात्रा खरीदते हैं। यहाँ पर मांग के नियम की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी होती है कि अन्य बातों के समान रहने पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातों के समान रहने पर ही मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, अन्य बातों के समान रहने की दशा में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है, और इसका विपरीत भी, उल्टा भी ऐसा ही होता है। सो लॉ ऑफ डिमांड को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हम अन्य बातों को स्थिर मानते हैं और ये सेट्रस पैरिबस वाली अजम्पशन लेते हैं, और ये दोनों जो हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। और when the price of a product increases, the demand for the same product will fall। इसी चीज़ को डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल की सहायता से हम बता सकते हैं। सो डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल जो हैं इनके बेसिक टूल्स हैं जो कि मांग के नियम के समझाने में मदद करते हैं। मांग का नियम कुछ अजम्पशंस पर आधारित है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, और वो मान्यताएं क्या हैं? सबसे पहला कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। हम मांग के नियम में इनको स्थिर मान करके चलते हैं। दूसरी जो अजम्पशन है, कंज्यूमर के जो टेस्ट हैं, नेचर, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी उसमें भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी इस मांग के नियम में यदि हम एक्स वस्तु की कीमत और उसकी मांग के संबंध में स्टडी कर रहे हैं तो हम केवल एक्स वस्तु की कीमत और उसकी मांग को ही स्टडी करना है, उसको ही एनालिसिस करनी है। हमें दूसरी वस्तुओं की कीमत को हम स्थिर मान करके चलते हैं। किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए, और नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। भविष्य में कीमत
में परिवर्तन की कोई संभावना भी नहीं होनी चाहिए। दीज आर सम अजम्पशंस जिनको कि हम स्थिर मान करके चलते हैं। मांग के नियम को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए हमारी सहायता करते हैं मांग तालिका और मांग वक्र। मांग तालिका यानी डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। अब डिमांड शेड्यूल या मांग तालिका क्या होती है? इट्स द टेबल दैट शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस, यानी डिफरेंट विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग किस तरह से परिवर्तित होती है, ये हमको डिमांड शेड्यूल से पता लगता है। और उसी डिमांड शेड्यूल को यदि हम कर्व के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल्स। ये ग्राफ है जो कि कीमत पर कितनी मांगी जाएगी मात्रा मांग वस्तु की, ये उसको शो करता है। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है बच्चों? देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। ये मैंने अपने लेफ़्ट हैंड साइड में प्राइस ली है। ये यहाँ पर प्राइस है 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड 0। और राइट हैंड साइड में इनकी मांगी जाने वाली मात्राएं थी। यानी जब कीमत 80 होती है तो हम डिमांड होती है उपभोक्ता की 0। जैसे जैसे कीमत कम होती है, 80 से 70 होती है तो मांग होती है 200। व्हेन प्राइस इज 60 डिमांड इज़ 400। व्हेन प्राइस इज़ 50 डिमांड इज 600। 40 पे 800, 30 पे 1000। और आप देखेंगे जैसे जैसे कीमत कम होती है मांगी जाने वाली मात्राएं जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। दिस शोज़ द इनवर्स रिलेशनशिप between the price and the quantity demanded। इसी शेड्यूल को जब हम कर्व के रूप में रखते हैं, उनको प्लॉट करते हैं विभिन्न बिंदुओं को, तो हमको ये कर्व मिलता है, ये डिमांड कर्व कहलाता है। तो देखिए बच्चों, हमने ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है, यानी, और ओ वाई एक्सिस पे, ये ओ वाई एक्सिस है जहाँ पर कि हमने कीमत ली है, प्राइस ली है, और ओ एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड ली है। अब आप देखिए कि हमारी हाईएस्ट प्राइस है 80, डिमांड शेड्यूल में क्लियर दिया हुआ है, और लोएस्ट प्राइस है 0। यानी जब 0 है तो हम हाईएस्ट 0 कीमत पर सबसे ज़्यादा मांग होती है। तो ये वर्टिकल एक्सिस के 2 बिंदु हमको मिल जाते हैं। इसी तरह से हमको जो मैक्सिमम पॉइंट है क्वांटिटी डिमांडेड का, दैट इज़ 600। यानी जब 0 कीमत है तो मांग 1600 के बराबर होती है। यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, यानी 80 को और 1600 को, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो हमको कर्व मिलता है, ये कर्व कहलाता है डिमांड कर्व। अब आप देखिए कि ये डिमांड कर्व कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को बताता है। और ये संबंध कैसा होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप, विपरीत संबंध होता है। यानी व्हेन कीमत प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड increases. This is the inverse relationship between price and demand। यही मांग का नियम है। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारक तत्व। जिन तत्वों को हम स्थिर मान करके चलते हैं वही तत्व उसके निर्धारक तत्व भी होते हैं, या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, इनको कुछ भी बोला जा सकता है, दोनों ही ठीक है। इसलिए जब आपसे यदि ये पूछा जाए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड कर्व और फैक्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो ये दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं, दीज आर सम पॉइंट्स जो कि मांग के निर्धारक तत्वों में आते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज, ये मांग को निर्धारित करते हैं। इनकम ऑफ द बायर, उपभोक्ता की आय। टेस्ट और प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर, उपभोक्ता के टेस्ट और प्रेफरेंस।
जब भी टेस्ट, प्रेफरेंस या पसंदगी नापसंदगी या आय की बात आती है तो वहाँ पर कीमत के अलावा ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो ज़्यादा कीमत होने पर भी कई बार उपभोक्ता उन्हीं चीज़ों को लेना पसंद करता है जिसके बारे में उसकी प्रेफरेंस या पसंदगी ज़्यादा होती है। ठीक है, दीज आर द सम पॉइंट्स जो कि ये क्लियर करते हैं कि मांग के निर्धारक तत्व क्या है। इफ़ एनी, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है कि इफ़ एनी ऑफ दीज 4 डिटर्मिनेंट्स चेंजेस द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट, यदि इन चारों जो निर्धारक तत्व हैं इनमें से कोई भी किसी एक भी बिंदु में परिवर्तन आता है या वेरिएबल में परिवर्तन आता है तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। ये शिफ्टिंग के लिए उत्तरदायी था। डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है बिकॉज अ न्यू डिमांड शेड्यूल मस्ट बी क्रिएटेड टू शो द चेंज्ड रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो इस तरह से यदि इन डिटर्मिनेंट्स में या इन प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन होता है तो हमारा मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। हम मांग के नियम को इस डिमांड फंक्शन से भी शो कर सकते हैं। तो देखिए, ये मांग फलन है, डिमांड फंक्शन। और वैसे हम कैसे लिखते हैं इसको, देखिए, डिमांड फॉर एक्स, डिमांड फॉर एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, डिमांड फॉर एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी एक्स मतलब एक्स वस्तु की कीमत, पी आर दूसरे रिलेटेड वस्तुओं की कीमतें, वाई इज़ इनकम, टी इज़ टेस्ट। तो इस तरह से मांग फलन, डिमांड फंक्शन इन चारों बातों पर निर्भर करता है। बट हम मांग के नियम में इन बातों को स्थिर मान लेते हैं, दूसरे तत्वों को हम स्थिर मान लेते हैं। तो हम केवल पी आर वाई और टी, ये ऊपर जो पैरेलल बार मैंने लगाई है इसका मतलब होता है कि दीज फैक्टर्स पी आर वाई एंड टी आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, हम इनको कांस्टेंट मान लेते हैं। और बाद में हमारी मांग के नियम का जो फंक्शन है वो आता है डी एक्स, यानी डिमांड फॉर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स ओनली। आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट इन डिमांड ए मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मांग कर्व में किस तरह से शिफ्टिंग होती है। जब हमने अभी डिटर्मिनेंट्स देखे थे उसमें बताया था कि किस तरह से उनमें यदि परिवर्तन होता है तो हमारा मांग वक्र जो है वो शिफ्ट हो जाता है। आय में परिवर्तन हो जाता है तो उसी कीमत पर हम पहले से ज़्यादा मांग करने लग जाते हैं उसी वस्तु की, या हमारी कीमत बढ़ती या घटती है तो हम किस तरह से एक ही कर्व पर दो बिंदुओं के बीच में मूव करते हैं। देखिए, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये मांग के नियम किस तरह से शिफ्ट होता है ये देखिए। अब आपको ये तो क्लियर ही है कि हमने ओ वाई एक्सिस पे प्राइस ली है और ओ एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड ली है। अब ये 12 रुपये पर, ये कीमत 12 रुपये है तो हम पहला मांग ओरिजिनल जो डिमांड कर्व है वो डी डिमांड कर्व है। इसके ए बिंदु पर एट प्राइस 12 रुपीज़ वी आर डिमांडिंग 80 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी। हम एक्स कमोडिटी की 80 यूनिट की मांग कर रहे हैं। नाउ सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, इनकम के प्राइस इज द सेम, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस डज नॉट चेंज हियर, यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, केवल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज चेंजिंग। सो आप देखिए कि यहाँ पर व्यक्ति सेम कीमत होने पर भी अपनी मात्रा जो है ए से बी पॉइंट पर चला जाता है, यानी मांग वक्र दाहिनी और राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है D2 के रूप में। और आप देखिए कि सेम प्राइस पर व्यक्ति जहां पहले 80 यूनिट कंज्यूम कर रहा था अब वो 12 रुपये पर 115 यूनिट की डिमांड करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि अब उसकी आय परिवर्तित हो गई है, उसकी आय बढ़ गई है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है आय के बढ़ने से। इसी तरह से मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एक ही मांग वक्र पर भी वो मूव करता है, वो केवल प्राइस में वृद्धि या कमी के कारण। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, नाउ सपोज
यदि प्राइस 12 रुपये से बढ़ करके 16 रुपये हो जाती है, यानी चीज़ अब महंगी हो गई, तो जब 12 रुपये है तो देखिए व्यक्ति ए बिंदु पर होता है और वो 80 यूनिट की डिमांड करता है। जैसे ही प्राइस बढ़ती है, 12 रुपये से बढ़ करके 16 रुपये हो जाती है, तो वो ए से बी पर चला जाता है। नाउ ही इज़ डिमांडिंग 60 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी। तो पहले वो 80 यूनिट कंज्यूम कर रहा था और अब कीमत के बढ़ने पर उसने अपनी मांग कम कर दी, जो कि 60 यूनिट है। तो जो ये मूवमेंट है डिमांड कर्व पर फ्रॉम ए टू बी, यानी मांग कम हो गई, ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। यानी ए टू बी जो है ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ये संकुचन, मांग में संकुचन, मांग में कमी हो गई, मांग श्रिंक हो गई। इसी तरह से यदि हम उल्टा चलें, यदि पहले 16 रुपये कीमत है और बाद में ये कीमत घट करके 12 रुपये हो जाती है, तो 16 रुपये पर व्यक्ति पहले 60 यूनिट डिमांड कर रहा था और 12 रुपये कीमत होने पर अब वो मांग उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि चीज़ सस्ती हो गई है, 4 रुपये कम हो गए हैं, देने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी मांग 80 यूनिट कर देता है। तो पहले जहाँ वो बी पॉइंट पे था, अब वो ए पॉइंट पर आता है। तो ये जो डिमांड बढ़ी है बी टू ए, यानी ए की ही डिमांड कर्व पर जब व्यक्ति मूवमेंट करता है, तो बी से ए आने पर ये कहलाता है एक्सपेंशन, यानी मांग में विस्तार कहलाता है। तो इस तरह से कंज्यूमर एक ही वक्र पर मूवमेंट कर सकता है फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, या आय में परिवर्तन होने पर वो एक कर्व से दूसरे कर्व की तरफ आ जाता है। तो डिमांड का कर्व की जो शिफ्टिंग है या मूवमेंट है, ये भी आपके समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।